नमस्कार, नारी टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। आज बात करेंगे पहले चरण के लोकसभा चुनाव की और सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो लोकसभा के पहले चरण का मतदान जारी है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान जारी है, जहां महापौर उषा चौधरी ने भी मतदान किया है। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए उषा चौधरी नजर आई, जो कि महापौर है। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत ने भी मतदान किया है। तो देखिए, तमाम जो उत्तराखंड के दिग्गज नेता है वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत की बात कर ली जाए, स्वयं प्रत्याशी है। हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रह चुके हैं और इस बार उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट, जो कि काफी हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है, वहां से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ ही बता दें कि तमाम जो मतदाता है वो भी लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद ही खास आज का दिन है, क्योंकि देश का लोकतंत्र का पर्व आज से शुरू हो चुका है। और उसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से धुआंधार प्रचार किया गया था और उसी का असर अब मतदाताओं में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मतदाता उस धुआंधार प्रचार और वादों और दावों का यहां पर जवाब देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तमाम जो मतदाता है जो स्थानीय मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो सत्ता में बैठे थे या फिर सत्ता के कहीं ना कहीं जो विपक्ष में थे, उन पर भी सवाल दागते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार उन मतदाताओं का क्या रुख होगा, ये देखना दिलचस्प होगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन फिलहाल वोट लगातार जारी है। चलिए, उत्तराखंड में किस प्रकार की स्थिति है और साथ ही बीजेपी कांग्रेस क्या सोचती है, राजनीतिक समीकरण क्या है, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिसका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। आपको बता दें कि सुनीता विद्यार्थी बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही अमरेंद्र बिष्ट कांग्रेस नेता और पृथ्वीराज सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है तमाम अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत पृथ्वीराज जी आपसे ही करूंगी और साथ ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसके सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि 2014, 2019 लगातार बीजेपी काबिज, लेकिन 2024 में एक बार फिर से दावा कर रही है कि इस बार हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन कांग्रेस की स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है? पृथ्वीराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी जी जी, अब बोलिए। अभी सुनाई दे रही है। हाँ, देखिए, उत्तराखंड का भी हालत कांग्रेस के लिए वैसा ही है जैसे देश के अन्य भागों में। लेकिन हाँ, मतलब एक आम आम धारणा ऐसी बनी हुई है कि उत्तराखंड में भी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बहुत ज्यादा इनको कैंपेन के दौरान सपोर्ट नहीं मिला है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये स्थिति आज इस बार हम कह सकते हैं कि 2019 की अपेक्षा इस बार कांग्रेस एक कैंपेन अपने स्तर पर कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता 5 सीटों पे, और कम से कम 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि काफी टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के नेता। खास करके पौड़ी के बारे में ये चीज सामने आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में कुछ चीजें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार के कुछ निर्णयों को लेकर के उसका सीधा असर उत्तराखंड में होता है। जैसे अग्निवीर है, फौज में भर्ती करने की जो स्कीम आई है, उसके तहत उसमें जो भी सरकार ने निर्णय लिया है, एक तो मतलब ये देखा जाए तो यहाँ का युवा वर्ग, क्योंकि उत्तराखंड से बहुत बड़ी तादाद में लोग फौज में भर्ती होते हैं, और खास करके पौड़ी लोकसभा जिसमें ऐसी लोकसभा है जिसमें कि सबसे ज्यादा युवा जो हैं वो फौज में है आज की तारीख में। तो उसका असर जो है, अग्निवीर से नाराजगी भी दिख रही है युवाओं में। अब वो कितना लोग उसमें वोट करते हैं उसको लेकर के, ये तो अब अंतिम परिणाम तो सही समझ में आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों में अग्निवीर को लेकर के पौड़ी में 1-2-4 मुद्दे और बड़े थे। जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था 2022 में, उसको आज तक लोगों के मन में है कि वो प्रदेश की बेटी थी, और मतलब उसके साथ जो हुआ वो अभी तक कुछ इनफैक्ट इस मामले में तो ये है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, न सरकार की तरफ से न पुलिस की तरफ से कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है इस पूरे मुद्दे पर। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अंकिता भंडारी का हो गया, जोशीमठ जो जमीन धसाव हो रहा था लगातार, वहां के लोग भी आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। पहले तो उम्मीद जगी थी कुछ होगा, उनके लिए कुछ अल्टरनेट स्थान उनको मिलेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि लगातार गरमाते हुए नजर आए थे, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं विकास की कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर विकास अब तक नहीं पहुंच पाया। मूलभूत सुविधाओं की अब भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर कमी होती हुई नजर आती है। लौटूंगी आपके पास में, अमरेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अमरेंद्र जी, 2 लोकसभा चुनाव लगातार बीजेपी जीतती आ रही है, क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन इस बार आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार समीकरण बदल सकते हैं और क्यों?
देखिए, हमको ऐसा इसलिए लगता है कि इस बार उत्तराखंड की जनता ने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सांसदों के रूप में 2014 और फिर 2019 में उत्तराखंड की जनता के ऊपर जो बोझ लादा था, उस बोझ को उतारने के लिए जनता ने मन बना लिया है। जी। तो जितने जो भी सांसद थे उनका एक तो अपना रिपोर्ट कार्ड है, तो 2 सांसदों के तो इन्होंने पहले ही टिकट काट दिए थे। उसके अलावा जो शेष सांसद हैं उनका भी रिपोर्ट कार्ड खराब था, लेकिन उनको टिकट पाने में वो सफल रहे। जी। अब देखना यह है कि उत्तराखंड की जनता ने जो 2 चीजें इस बार तय की हैं। पहली चीज उन्होंने ये तय कर ली है कि 2014 और 19 में मोदी जी के नाम पर उन्होंने वोट दे दिया था। इस बार उन्होंने तय कर लिया है कि वो इस गलती को करने वाले नहीं हैं। जी। दूसरी बात उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार स्थानीय मुद्दों पर वोट देना है। और पूरे उत्तराखंड के भीतर, जैसा भी पृथ्वीराज जी ने बताया कि अंकिता भंडारी का संबंध भले ही पौड़ी लोकसभा से हो, लेकिन पूरे उत्तराखंड ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर के आवाज उठाई थी। उस सीबीआई जांच के लिए मांग की थी और उसको लेकर के यहाँ की सरकार ने न तो सीबीआई जांच की और ना ही कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई उसमें हो पाई। तो निश्चित तौर पर लोग अंकिता भंडारी की हत्या के कारण बीजेपी से बहुत नाराज है, जो जिस तरीके का रवैया भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र और राज्य की सरकारों का रहा। दूसरी बात, इस राज्य में जो अग्निवीर का सवाल है, पहाड़, उत्तराखंड का जो पहाड़ है वो खासकर सैन्य परंपराओं वाला पहाड़ है। वह यहाँ से पहाड़ों से बहुत सारे सैनिक निकलते हैं। तो इस बात को लेकर के भी मोदी जी से भी नाराज हैं कि आखिर उन्होंने अग्निवीर जैसी योजना को उत्तराखंड पर और पूरे देश पर क्यों थोपा। तो उसका जो असर है वो पूरे पहाड़ पर है। तो इसलिए मोदी जी की उस योजना के कारण लोग, पहाड़ का जो वोटर है वो इस बार मोदी जी के कहने में भी नहीं है। तो ना वो जो उत्तराखंड का वोटर है, यहाँ पर जो पेपर लीक का जो मामला हुआ, अमरिंदर जी, जिस भारतीय प्रकार जनता से आप पार्टी, ये बातें, ये मुद्दे गिना रहे हैं, लेकिन 10 साल से जनता ने इन बातों पर, इन मुद्दों पर क्यों विश्वास नहीं किया? आपकी बातों पर क्यों विश्वास नहीं किया? कहीं ये 10 कमी साल रही होगी, पहले तभी की- तो जनता नहीं, कहीं नहीं, ना कहीं मैं यहाँ पर बता इस रहा प्रकार हूँ। का फैसला ले रही है। अंकिता भंडारी का जो विषय है वो 10 साल पहले का नहीं है। नहीं, जिस प्रकार से अग्निवीर आपने का जो अगले विषय 2 है- मुद्दे गिनवाए ना, पहाड़ों की क्षेत्र की बात की, तो उनकी भी बात कर रही हूँ मैं। नहीं, मैंने तो पहाड़ को, जो यहाँ की सैन्य परंपरा है, जी। जो यहाँ का नौजवान सेना से जुड़ने में अपना फख्र समझता है, अब वो अग्निवीर के माध्यम से उसको ऐसा लगता है, वो ये महसूस कर रहा है कि उसको छला गया है मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ के जो मुद्दे हैं वो इस समय लोकल मुद्दों पर सवाल, लोकल मुद्दे आगे हो गए हैं। यहाँ के लोग जो हैं, उत्तराखंड के लोग लोकल मुद्दों को के आधार पर वोट देना चाह रहे हैं। आप देखेंगे, आप टिहरी की सीट पर देख लीजिए, तो एक करंट जो है, जो बॉबी पवार को लेकर के भी थोड़ा बहुत करंट है, तो क्यों दिख रहा है? वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इन्होंने जो है यहाँ पर नौकरियां बेचने का काम किया, इनके नेता उसमें शामिल रहे हैं। जो पेपर लीक के जो मास्टरमाइंड है, वो इनकी पार्टी के नेता थे, चाहे वो इनके मंडल अध्यक्ष हो, चाहे इनके जिला पंचायत सदस्य हो, सभी लोग उसमें दलाली कर रहे थे। ठीक है, लौटूंगी आपके तो पास में, इसका जवाब ले लेती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ में नवीन जी मौजूद है। नवीन जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी में। और पहला सवाल यही कि जिस प्रकार से यहाँ पर अमरिंदर जी ने सवाल उठाया कि इस बार राष्ट्रीय मुद्दे नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दे को जहन में रखकर जनता वोट करने वाली है, और ये मुद्दे कहीं ना कहीं भाजपा पर हावी पड़ सकते हैं, फिर जो हैट्रिक लगाने का लक्ष्य है वो पूरा कैसे होगा? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है कि ये लोकसभा का चुनाव है, लेकिन हमारी राज्य सरकार लगातार राज्य के मुद्दों पर काम कर रही है। चाहे वो महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने की बात हो, चाहे वो राज्य आंदोलनकारियों को 10%। नवीन जी, माफी चाहूंगी, आपको 2 मिनट के लिए यहाँ पर रोक रही हूँ। सीधे रुक कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदान को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। लोकतंत्र का उत्सव है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी मतदान करें और अच्छी सरकार चुने। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल देश ने प्रगति को छुआ है, आसमान को छुआ है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, वैश्विक पहचान बढ़ी है, गरीब कल्याण हुआ है, देश के अंदर सुशासन हुआ है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, पारदर्शिता व्यवस्था आई है, तुष्टीकरण समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, परिवारवाद समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, सशक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उनका संकल्प है। हमें उनके संकल्प को पूरा करना है। 400 पार का जो नारा है, 400 पार के नारे को सहयोग करना है और हर उत्तराखंड वासी को
अपना इस महायज्ञ में अपना योगदान देना है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने मतदाताओं को मतदान करने की अपील की है। चलिए अब बढ़ते हैं सीधे। नवीन जी, आप अपनी बात रखिए। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं स्थानीय मुद्दों की बात करूं तो हमारी सरकार सभी मुद्दों पर काम कर रही है और करती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, 30% सहती आरक्षण की बात हमने यहाँ पर महिलाओं को हमने सहती आरक्षण दिया था, और 10% महिलाओं को हमने 10% राज्य आंदोलनकारियों को हमने दिया। और भी सारे मुद्दे, चाहे भू कानून हो, भू आंदोलन हो, उसमें हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे भू कानून की जहां तक हम बात करें तो हमने एंट्रीम आदेश पास किया कि कोई यहाँ पर जमीन उद्यान और कृषि के नाम से अब नहीं खरीद सकता है, और उस पर ड्राफ्टिंग हो रही है, ड्राफ्ट कमेटी बैठी है, और एक अच्छा सशक्त भू कानून यहाँ पर आएगा। तो हर मुद्दे को हमारी राज्य सरकार ने यहाँ पर छूने की कोशिश की है, उस पर काम करने की कोशिश की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा कि राज्य सर्वोपरि है और राज्य की भावनाएं हमारे लिए सर्वोपरि है। शहीदों ने जिस उद्देश्य से अपनी शहादत दी थी, उस शहादत को परिपूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए उत्तराखंड की देवभूमि जनता ने एक और सशक्त उत्तराखंड की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके द्वारा भी कहा जा रहा है कि हमने ये काम 5 सालों में या 10 सालों में किया है। लेकिन अब भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। स्वास्थ्य को लेकर बात कर ली जाए, शिक्षा को लेकर बात कर ली जाए, और नगरीय क्षेत्रों में पार्किंग को लेकर काफी ज्यादा समस्या है। तो ये तो आम समस्या है, इनसे तो निपटना चाहिए था 10 साल में। नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार ने निपटा। अगर हमने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया, मसूरी में पार्किंग बनी है, और भी जगह रुद्रपुर में पार्किंग बनी है। हमने 3 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनाए, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो गया है, और भी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हो रहे हैं। हमने 10,000 भर्तियां इस बार निकाली हैं, सरकार निकालने जा रही है अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब विपक्ष को दिखाई इसलिए नहीं दे रहा कि वो करे तो क्या करे, उनके पास कहने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। तो ठीक है, अमरेंद्र जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अमरेंद्र जी, क्या वाकई में विपक्ष मुद्दा विहीन है क्या? भाजपा तो कुछ ऐसे ही कह रही है। देखिए, विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो मैंने इससे पहले आपको बता दिए। इस पहाड़ में अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है। शायद त्रिशाली जी को जानकारी नहीं है कि उत्तराखंड सैन्य परंपराओं का राज्य है। अमरेंद्र जी, मैं सैनिक परिवार से आता हूँ, मुझे आपसे ज्यादा जानकारी इस बारे में। मैं उसी बात फिर तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए पर आप अग्निवीर को समझे नहीं। आप ऐसी पार्टी अग्निवीर को समझे नहीं। अगर अग्निवीर को बेहतर समझ जाती तो शायद पहले ही नरसिम्हा राव सरकार ने ये करने की कोशिश की थी। आपकी सरकार के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आपकी पार्टी की जब सरकार बनी थी तो उसमें नरसिम्हा राव जी आप इतिहास उठा के देखिए, आप कागज आपको अता पता कुछ है नहीं। अरे तो आप, मैं वही तो बता रहा हूँ, अग्निवीर योजना को नरसिम्हा राव भी करना चाह रहे थे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप मेरी बात को सुन लीजिए ना। त्रिशाली जी, आप सैन्य परिवार से आते हैं। आपके परिवार में जो लोग सैनिक रहे हैं, जो लोग फौजी रहे हैं, जो लोग अफसर रहे हैं, उनको अगर अग्निवीर बना दें तो क्या वो खुश हैं इस बात के लिए? नहीं, तो आप समझ नहीं पा रहे अग्निवीर। मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। नौजवानों ने, हाँ आप बोलिएगा, अपनी बात खत्म कीजिए, मैं बोलता हूँ फिर इस पर। आपके मंत्री इस पर बोल नहीं रहे हैं। आप राजनाथ सिंह यहाँ पर आए थे, बैठा है, यहाँ पर प्रवक्ता बोलेगा, आप बताइए। नहीं, आप अपनी बात खत्म कीजिए, मैं बोलूंगा। आप बोलने दीजिए ना, आप रुकिए तो। ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने स्वयं इस बात को कहा कि अग्निपथ जो उनकी योजना है, जो रक्षा मंत्री हैं, उसमें जो खामियां हैं हम उनको ठीक करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को मानते हैं कि उनसे ये गलती हुई है। उनके जो जितने भी प्रत्याशी गढ़वाल के उत्तराखंड में लड़ रहे हैं, वो अग्निवीर को लेकर के कोई बात करने वाले नहीं है। उनसे जब भी अग्निवीर का सवाल होते हैं वो उसको टाल जाते हैं। इवन यहाँ रक्षा राज्य मंत्री जो उत्तराखंड से हैं, अजय भट्ट जी, उन्होंने स्वयं अग्निवीर के सवाल को लेकर के उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर अग्निवीर को लेकर के उत्तराखंड की जनता ने ये तय कर लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ठीक है अमरेंद्र जी, वो तो पता चल जाएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो वहां पर देख लेंगे उत्तराखंड की जनता ने क्या कुछ फैसला किया। ठीक है, समय काफी कम है, नवीन जी का रुक कर लेती हूँ। नवीन जी, इस बार हरिद्वार सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। जो अमरेंद्र जी ने सवाल किया था उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन जो मैं सवाल कर रही हूँ उसका भी जवाब मैं चाहती हूँ आपसे। हरिद्वार लोकसभा सीट जो कि काफी हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है, और इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्या आप वाकई में मानते हैं कि यहाँ पर मुकाबला है निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, या फिर एक तरफा मुकाबला समझ रहे हैं आप इसे? देखिए, हरिद्वार की जहां तक बात है, सारे दल अपने अपने प्रत्याशी तो उतारे हैं उन्होंने, लेकिन मुकाबला
किसी से नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी वहां पर है। हरिद्वार की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है, पूरे प्रदेश की जनता दे रही है, क्योंकि इस वक्त जो माननीय मोदी जी विकसित भारत का जो उद्देश्य लेकर, मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पूरे देश की जनता उस मिशन को अपना समर्थन देने जा रही है। मैं अमरिंदर भाई की बात को ये कहना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना क्या एक महत्वाकांक्षी योजना इसलिए है कि दुनिया के 15-16 देश ऐसे हैं जहां पर मैंडेटरी है आर्मी में सर्विस देना, और भारत को अगर हम विकसित देश बनाना चाहते हैं और चारों तरफ से हमारे अगर हम बैठे हुए हैं, एक बड़ी सीमा हमारी कवर होती है अलग अलग देशों से, एक तरफ चाइना खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान है, अगर इनसे मुकाबला करना चाहे तो आर्मी की नंबरिंग फिक्स है। भारतीय जनता पार्टी ने आर्मी की यहाँ पर कांग्रेस सिर्फ यही सवाल कर रही है ना कि सिर्फ 5 साल के लिए, 5 साल के बाद क्या होगा, ये सवाल यहाँ पर कर रही है कांग्रेस। सुनिए, मैं यही तो बता रहा हूँ, हमने आर्मी की नंबरिंग को कम नहीं किया, हमने अग्निवीर को ज्यादा से ज्यादा भर्ती करके उसमें से जो बेस्ट कैडेट होंगे उनको आर्मी में शिफ्ट किया जाएगा, बाकी अपना रिटायरमेंट लेंगे तो उनको मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मतलब कार्यालय के बाहर संतरी बनेंगे, टाटा बड़ी कंपनी, रिलायंस, एक एक करके ऐसे साथ में बोलेगी तो आवाज नहीं आएगी। ठीक है, समय काफी कम है। अमरिंदर जी, मैं आपका रुक करूंगी, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। आर्मी में चरित्र निर्माण होता है और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अगर हमारे देश के युवा ऐसे इंस्टीट्यूशन से अपने चरित्र का निर्माण करके आते हैं तो मैं समझता हूं कि देश भी जिस जगह पर जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर वो ईमानदारी से काम करेंगे, देश में अच्छी तरह से काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। ये चलिए ठीक है, मैं वरिष्ठ पत्रकार पृथ्वीराज जी का रुख कर लेती हूँ, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ठीक है नवीन जी, ठीक है। पृथ्वीराज जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब तक 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ही नजर आती थी, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी भी है। ऐसे मेरा सवाल यही कि एक और भाजपा और कांग्रेस के जीत के संकल्प के बीच में क्या बहुजन समाज पार्टी तीसरा विकल्प बन पाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी जब राज्य का निर्माण हुआ था उस दौर पर 1-2 चुनाव तक तो इनके पास काफी अच्छा वोट परसेंटेज होता था और इनके पास सीट भी होती थी, लेकिन विगत 2 चुनावों में इनके परसेंटेज भी गिरा है, इनकी वोट परसेंटेज काफी डाउन हुआ है। तो ये तो तय है कि उस लेवल का आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी रोल प्ले नहीं कर पा रही है यहाँ पर। अब पहले कम से कम 15-16% के करीब इनका वोट था, लेकिन आज की तारीख में इनका 10% से भी नीचे है, 7-8% के आसपास इनका वोट है। बहुत बड़े प्लेयर नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि दो इंडिपेंडेंट्स हैं, 2 क्या 3 इंडिपेंडेंट इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे आपने हरिद्वार में कहा, हरिद्वार में जो वहां के एक स्थानीय विधायक हैं जो इंडिपेंडेंट भी हैं, उमेश कुमार जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो एक कद्दावर नेता के रूप में उभर करके आए हैं पिछले जब से 2022 के बाद। तो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पृथ्वीराज जी, यहाँ पर ये भी तो देखिए कि हरिद्वार जिले की खानपुर सीट से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते भी उमेश कुमार। उसके अलावा अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो इस बार मुस्लिम प्रत्याशी जमील अहमद पर उन्होंने दाव खेला है और उत्तर प्रदेश के पूर्व MLA रहे, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो काफी मिलती जुलती है, तो इसका प्रभाव भी पड़ सकता है। तो क्या ये दोनों ही प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध मार सकते हैं? देखिए, जमील का जहां तक सवाल है, जमील अहमद जी तो वो हैं उत्तर प्रदेश के, एक तो उसका भी असर होगा कि दूसरे स्टेट के व्यक्ति को यहाँ पर चुनाव लड़ाया जा रहा है बसपा के द्वारा। लेकिन हाँ, बसपा का एक फिक्स है कैडर वोटर, चाहे आप कहीं भी चले जाएं वो उसके साथ रहता है, तो इतना तो जरूर है वोट तो उनको मिलेगा ही। लेकिन इतनी बड़ी तादाद भी नहीं हो सकती कि वो भाजपा या कांग्रेस के प्रत्याशियों को पर बहुत ज्यादा डेंट कर पाए। लेकिन इतना जरूर है कि इसका असर अगर कहीं जमील अहमद को अच्छे वोट मिलते हैं तो उसमें कांग्रेस को ही नुकसान है। कोशिश की गई होगी कांग्रेस के द्वारा, लेकिन देखिए, बल्कि इस मामले में भाजपा ने एक अच्छा रोल प्ले किया, क्योंकि यहाँ पर यह भी हुआ कि पहले बसपा को यहाँ 2 बार कैंडिडेट अनाउंस करना पड़ा। पहले कैंडिडेट को जब इन्होंने अनाउंस किया तो उन्होंने नाम अपना वापस ले लिया और वो सीधा भाजपा ज्वाइन कर लिया उन्होंने, पार्टी छोड़ करके। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने भी भाजपा ने और अच्छे मूव किए हैं, जिसमें इन्होंने कई सारे मतलब बसपा के जो पूर्व नेता हैं, जैसे हरिदास हैं, वहाँ के पूर्व विधायक थे, अच्छी पकड़ रखते हैं स्थानीय वहां पर अपने, खासकर दलितों में और माइनॉरिटीज में भी काफी पकड़ है उनकी, उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। इस तरीके से भाजपा ने जो एक तोड़फोड़ मचाई है उसके पहले उसका कुछ तो असर होगा। उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और सच तो ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की इमेज जो है कुछ
मतलब किसी प्रकार का उन पे आरोप नहीं रहा कभी, और एक जरूर एक एग्रेसिव नेता के रूप में अच्छी माने छवि जाते हैं। कहा जा सकता है और इसका फायदा यहाँ पर भाजपा हाँ। को मिलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास में। हाँ, नवीन जी का बिल्कुल। रुख कर लेते हैं क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। नवीन जी, 2014-2019 रमेश पोखरियाल जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उन पर दाव लगाया था और वो 2 चुनाव जीते भी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि प्रत्याशी बदलना पड़ा? ठीक है अनुष्का जी, हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। जो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी होती है तो उसमें कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। निशंक जी बहुत बड़े नेता हैं हमारे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और सांसद 2 बार रह चुके हैं। तो हमारे लिए ये कहना है कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी वक्त कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर वो उनको इस वक्त इस जिम्मेदारी से हटाया गया चुनाव लड़ने से, तो उनको किसी और जिम्मेदारी में फिट किया जाएगा, वो संगठन का निर्णय रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो पूरी तरह से अनुशासित है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसीलिए पार्टी सबसे बड़ी है कि यहां पर कार्यकर्ता सब अपने आप को कार्यकर्ता समझते हैं, नेता नहीं समझते हैं। संगठन पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसका अक्षरशः पालन करने के लिए हर कार्यकर्ता अपनी जगह पर खड़ा है, और ये खूबसूरती भी है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ बहुत बेहतरीन चलता है। लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या जिस प्रकार से कांग्रेस दावे कर रही है, क्या इस बार वो दावे सच साबित होते हैं या फिर भाजपा को हैट्रिक लगाने का मौका जनता देती है? फिलहाल के आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस डिबेट में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड की बात कर रहे थे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर धुआंधार प्रचार तो प्रत्याशियों ने किया, लेकिन अब बारी है मतदाता की। अगर आप उत्तराखंड वासी है तो ऐसे में आपसे अपील है कि उत्तराखंड में जाइए और अपने मतदान का, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। और उसके साथ ही साथ, क्योंकि आपका एक वोट जो है वो प्रत्याशी की किस्मत को बदल सकता है या फिर बिगाड़ सकता है, और शायद आपकी भी, क्योंकि जो अगर आप सही प्रत्याशी को वोट देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके क्षेत्र में विकास करता हुआ भी नजर आएगा।